दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बताते हैं जिसमें कांग्रेस नेता का है दावा। कहा, चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार को बिहार से गायब कर देगी बीजेपी। यही है भाजपाई की षड्यंत्र। जी, हम बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े भाजपा के विज्ञापनों एवं पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसा है। उन्होंने मंगलवार को दावा किया है कि भाजपा ने नीतीश को अभी पोस्टर से गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे भाजपा है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख सुरजेवाला ने बातचीत में दावा किया, 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जदयू को कूड़ेदान में डाल देगी। ये लोग नीतीश बाबू को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी को जदयू की सारी सीटों पर खड़ा किया है और भाजपा के 50 उम्मीदवार लोजपा के चुनाव चिन्ह पर जदयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें भाजपा के पोस्टरों में नहीं होने का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि नीतीश कुमार अभी पोस्टर से गायब हुए हैं, लेकिन भाजपा 10 नवंबर मतगणना के दिन को उन्हें बिहार से गायब कर देगी। यही भाजपाई षड्यंत्र है। सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार चुनाव में भाजपा 3 गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन जदयू के साथ है जो दिख रहा है, दूसरा गठबंधन लोजपा के साथ है और तीसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। और वहीं अगली खबर बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, शराब की दुकानों का समय बदला, अब रात 10 बजे तक होंगी बिक्री। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब रात 10 बजे तक राज्य में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी है। यह अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने के लिए मिली है। सरकार के आदेश के मुताबिक शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। कोरोना वायरस की महामारी के चलते मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जबकि इस दौरान शराब समेत अधिकांश दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया था और सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। वहीं 4 मई से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री की इजाजत दी थी और पहले ही दिन बिक्री के कई रिकॉर्ड टूट गए थे। यही नहीं, शराब की दुकानों के बाहर लगी भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई थी। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में गौकशी करने वालों को हर हाल में जाना होगा जेल। जी हम बात कर रहे हैं कि यूपी के उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। 2017 में भाजपा के टिकट पर कुलदीप सिंह सेंगर यहां से चौथी बार विधायक चुने गए थे, लेकिन एक मामले में दोषी पाए जाने पर दिसंबर 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, जिसके चलते ये सीट रिक्त हो गई है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ 1 माह के अंतराल में दूसरी बार बांगरमऊ की जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान सीएम ने 13 मिनट के भाषण में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए परिवार ही पार्टी है, जबकि बीजेपी में कार्यकर्ता हर पद पर पहुंच सकता है। सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि पहले 100 रुपए में 90 रुपए चाटुकार व बिचौलिया खाते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा पैसा गरीब के खाते में पहुंच रहा है। हम लोगों ने 3 वर्ष में 3 लाख नौकरी दी, किसी का जाति मजहब नहीं देखा, 30 लाख आवास दिए, 1 करोड़ बिजली कनेक्शन दिए और 46 लाख गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। हमारे लिए प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई गौकशी करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा। गौ माता की रक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों में गुंडे लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेते थे और सरकार के नेता उन्हें सम्मानित करते थे, जबकि अब गुंडों के संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है।
खबर में खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिवाली छठ में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने किया है 46 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। आज ही करा ले बुकिंग। जी हां, आपको बता दें कि इस दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए रेलवे ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप भी अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ट्रेन में टिकट के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें इंडियन रेलवे ने इस साल 46 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेन यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगी। बता दें कि कोरोना काल में देश में सीमित संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने अन्य स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। अगर आप भी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इन ट्रेनों की लिस्ट चेक करा लें और आज ही अपना टिकट बुक करा लें। बता दें कि इससे पहले रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रि के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली व छठ के बाद 30 नवंबर तक चलाई जा रही हैं। और दोस्तों में अगली खबर एक हैरान कर देने वाली आ रही है। आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड के बारे में नेपाल पाकिस्तान से भी पीछे है भारत। मिली 131 रैंकिंग। जी हम बात करें कि मोबाइल अपलोड स्पीड की ग्लोबल एवरेज स्पीड 11.22 Mbps है। हालांकि भारत इस मामले में काफी पीछे है और एवरेज अपलोड स्पीड 4.31 Mbps है। ओकला की ओर से तैयार स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 131वें नंबर पर है। भारत इस मामले में दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 12.7 Mbps है, जबकि वैश्विक औसत 35.26 Mbps है। सितंबर 2020 के लिए जारी किए गए इंडेक्स में ये बात कही गई है। फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत को इंडेक्स में 70वें स्थान पर रखा गया है। पिछली रैंकिंग के मुकाबले भारत 2 पायदान ऊपर है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स के मुताबिक साउथ कोरिया में सबसे अच्छी 121 Mbps की इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है और वही भारत 138 देशों की इस लिस्ट में 131वें नंबर पर है। भारत में इंटरनेट स्पीड सिर्फ 12.7 Mbps ही है। पिछले महीने में ही भारत रैंकिंग में 2 पायदान और नीचे आ गया है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में है। जी आपको बता दें कि तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में है सरकार। मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। जी हम बात करें कि देश भर में फैली कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज यानी 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदे को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान कर रही है। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश की गरीब जनता को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए सरकार ने पीएम कल्याण योजना की घोषणा मार्च में की थी। पहले इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि सरकार इस योजना के फायदे को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि केरल फलों सब्जियों के एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बना। 1 नवंबर से होगा लागू। जी हां, आपको बता दें कि केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय कर दिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि ये योजना 1 नवंबर से लागू कर दी जाएगी। विजयन ने ये योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए कहा कि ये पहला मौका है जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए बेस प्राइस तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की ओर से ये पहली ऐसी पहल है जो किसानों को राहत और आर्थिक मदद देगी। इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, उनके नुकसान की आशंका कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों का आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% ज्यादा रखा जाएगा।
और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली के इस स्कूल से 5 बच्चे आईआईटी और 22 बच्चे नीट में हुए सफल। मनीष सिसोदिया बधाई देने खुद पहुंचे। जी हम बात करें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के एक स्कूल आरपीवीवी पश्चिम विहार का दौरा किया। इस साल इस स्कूल के 5 बच्चे आईआईटी और 22 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया। सिसोदिया ने स्कूल जाकर वहां के शिक्षकों और प्रिंसिपल को इस ऐतिहासिक सफलता की बधाई दी। सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह आपके स्कूल से 5 बच्चे आईआईटी में और 22 बच्चे नीट की परीक्षा में सफल हुए हैं, वैसा ही कमाल बाकी सभी स्कूलों भी कर सकते हैं। मैं आपको इस सफलता की बधाई देने आया हूं। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस से अन्य स्कूल भी सीख सकते हैं। इस साल आरपीवीवी स्कूल पश्चिम विहार के 5 बच्चों को आईआईटी में एडमिशन का मौका मिला है। इस स्कूल के 22 बच्चों ने नीट में भी सफलता हासिल की है। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का सपना है कि दिल्ली के हर सरकारी स्कूल के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश का नाम रोशन करने का भरपूर अवसर मिले। 5 साल पहले हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षा का सपना देखा था। अब 12वीं के बोर्ड में 98% रिजल्ट आने और जेईई और नीट में मिली सफलता बताती है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता काफी उच्च स्तरीय हो चुकी है। हमें इन सफलताओं से सीखते हुए दिल्ली की शिक्षा क्रांति को इतना कारगर बनाना है ताकि इससे देश ही नहीं पूरी दुनिया को प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बेहतर शिक्षा देने का दावा किया है, तो क्या आप लोग उससे सहमत हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि गो कोरोना गो कहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी हुए कोविड-19 पॉजिटिव, अस्पताल में हैं भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अठावले को इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ न्यूज एजेंसी एएनआई को केंद्रीय मंत्री के दफ्तर ने ये जानकारी दी। अठावले ने गो कोरोना गो का नारा दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके लिए उनका खूब मजाक भी बनाया गया था। आपको बता दें कि अठावले के संक्रमित पाए जाने के बाद एक्ट्रेस पायल घोष सहित कई लोगों को कोविड-19 जांच करानी होगी। सोमवार को ही रामदास अठावले ने पायल घोष को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर कई लोग समारोह में मौजूद थे। इन सभी को फिलहाल आइसोलेट होने और टेस्ट कराने को कहा गया है। अठावले से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कोविड संक्रमित हो चुके हैं। और फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा था कि लॉकडाउन के दौरान मैंने हर दिन काम किया, लेकिन अब भगवान चाहते हैं कि कुछ दिनों का ब्रेक लूं। मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं और आइसोलेट में हूं। डॉक्टर के निर्देश पर मैं सभी दवाएं और इलाज ले रहा हूं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, जानिए 10 ग्राम के नए दाम। जी हम बात करें कि भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोना खरीदना सस्ता हो गया है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में 137 रुपए की गिरावट आई है। वहीं इस दौरान चांदी की कीमतों में तेजी आई। 1 किलोग्राम चांदी के दाम 475 रुपए तक बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि विदेशी शेयर बाजारों में गिरावट और डॉलर में कमजोरी से सोने में तेजी दिख सकती है। राहत पैकेज की उम्मीद और अमेरिका चीन के बीच टेंशन बरकरार रहने से सोने को निचले स्तर पर सपोर्ट मिलेगा। इससे पहले सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 59 रुपए गिरकर 51,034 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 753 रुपए की कमजोरी के साथ 62,008 रुपए प्रति किलो थी। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। 3 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। जी हां, आपको बता दें कि देश में मौसम अब बदल रहा है। मानसून जा रहा है और सर्दियों का प्रवेश हो चुका है। पिछले दिनों बारिश के कारण दक्षिण के राज्य बारिश से काफी प्रभावित हुए थे। अब एक बार फिर दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मंगलवार को बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में अब एक बार फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ऐसे में बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर बढ़ सकता है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में बारिश सीमित होगी। बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा। उसके अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 48 घंटों में अपनी यात्रा समाप्त कर सकते हैं। पूर्वोत्तर मानसून के लिए ये आगे की यात्रा करेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।